नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान के बिसात पर मोहरे बदलने लगे। डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द सरेंडर का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर का ऐलान नहीं करेंगे। वो कहेंगे हमने जंग जीत ली है, हमने अपने लक्ष्य को अचीव कर लिया और अब हम मिडिल ईस्ट से सेना वापस बुला रहे हैं। बस चंद घंटों का फासला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस रास्ते को अख्तियार करें इससे पहले उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ईरान की कमान अब IRGC के खूंखार कमांडोज के हाथ में चली गई, जो कल तक युद्ध की हुंकार भर रहे थे और अब वो ईरान का मुस्तकबिल तय करेंगे। आरागची ने साफ कर दिया ये कोई 2 दिन की जंग नहीं है, कम से कम 6 महीने तक हिसाब लिया जाएगा। तो क्या ट्रंप लेट हो गए? ईरान की ताकत है ईरान की मिसाइल सिटी, जहां से उठने वाला हर मिसाइल, हर धुआं दुश्मनों की नींद उड़ा रहा है। हालात ऐसे बदले हैं कि कल तक तेवर दिखाने वाले ट्रंप अब ईरानी राष्ट्रपति की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन जानकारों की माने तो यह रणनीति नहीं बल्कि खौफ है, क्योंकि ईरान ने अब खाड़ी में मौजूद अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाने पर लेने का फैसला कर लिया है। और आज की रात बड़ी कयामत वाली रात होने वाली इन कंपनियों के लिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। ट्रंप समझ चुके हैं कि पासा पलट चुका है, लेकिन ट्रंप को यह भी समझना चाहिए कि इस बार देर हो गई है। IRGC की कमान अगर ईरान में काम पर आ चुकी है तो यह अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऐसी दहशत है जिसे शायद अब अमेरिका भी कंट्रोल ना कर पाए। और मिडिल ईस्ट के लिए, अमेरिकी सहयोगियों के लिए इससे बड़े खतरे की घंटी नहीं हो सकती। आज इसी पर चर्चा, जानेंगे यह भी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने संबोधन में क्या ऐलान कर सकते हैं। इसके पर बातचीत करेंगे सबसे बेहतरीन इंटरनेशनल पैनल के साथ, सबसे जबरदस्त डिबेट के साथ। डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ घंटों के बाद देश को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन इससे भी बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में खुद की जीत का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्य विशेषज्ञ मान के चल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर को दूसरा रूप देने में लगे, क्योंकि रण क्षेत्र से जो खबर आ रही, खाड़ी देश ईरान से जो खबर आ रही है, उसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक के हाथ फुला दिए। खबर है कि ईरान में पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल हो गया है और कमान अब सीधे IRGC ने अपने अंडर ले लिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अंडर चला गया है ईरान। यानी ईरान में अब राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं नजर आएगी या उनके फैसलों का कोई असर नहीं दिखेगा। अगर कोई फैसला करेगा तो वो है सिर्फ IRGC। अब तक तो ट्रंप और नेताओं सिर्फ गीदड़ भपकी दे रहे थे, लेकिन खेल अब उनके बस के बाहर जा चुका है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान का IRGC के हाथों में जाना यह अमेरिका के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, तेल अवीव के लिए, इजराइल के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। सबसे पहले समझिए ईरान में साइलेंट तख्ता पलट की कहानी और ये क्यों ठीक नहीं है अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के लिए, यह भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन ईरान में हुआ क्या है? ईरान में बहुत खामोशी से तख्ता पलट कर दिया गया है। राष्ट्रपति मसूद की सरकार पूरी तरह से भंगु हो चुकी है। IRGC के खूंखार कमांडर्स के हाथ में पहुंच गई कमान। डोनाल्ड ट्रंप के लिए IRGC के कमांडर्स पहले ही बड़ी चुनौती बने हुए हैं, लेकिन मामला अब कूटनीति से बहुत आगे जा चुकी है। इस मामले में अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, यह मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूं। IRGC का निर्माण कब हुआ? 1979 के बाद। IRGC को बनाया किसने? IRGC को बनाया तेहरान में इस्लामिक गवर्नमेंट ने। IRGC का काम क्या था? इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स, यानी कि जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1979 में ईरान में हुई, उसको सिक्योर करना, उसको गार्ड करना, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब IRGC अपने ओरिजिनल काम पर लग गया है, जिसमें कहीं डिप्लोमेसी नहीं होगी, कहीं बातचीत नहीं होगी, कहीं सीजफायर की बात नहीं होगी, क्योंकि IRGC का इकलौता काम है जंग लड़ना। जब कमान सेना के सबसे कट्टर विंग के पास चली गई है तो समझ लीजिए कूटनीति के सारे दरवाजे बंद होने वाले हैं और बारूद की वो भाषा शुरू होने वाली है जिसे शायद अमेरिका कंट्रोल ना कर पाए और अमेरिका यहां से निकल जाएगा। हंसेंगे इजराइल और बाकी ये खाड़ी देश जो अमेरिका के चक्कर में इस युद्ध में उलझे हैं।
ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने दहाड़ते हुए साफ कर दिया कि युद्ध T20 नहीं बल्कि लंबा चलने वाला टेस्ट मैच है। जरूरत पड़ी तो 6 महीने तक लड़ाई लड़ेंगे और उसके आगे भी जा सकते हैं। अब तक पेजेश्कियन सरकार के जरिए दबाव की जो उम्मीद कर रहे थे ट्रंप, वो अब फेल हो चुके हैं, क्योंकि अब पेजेश्कियन से बाहर जा चुकी है बात और उन दावों की भी हवा निकल गई। कैसे, समझिए। ट्रंप पेजेश्कियन सरकार के जरिए दबाव की उम्मीद कर रहा था, लेकिन सत्ता उन जनरलों के हाथ में जो सिर्फ युद्ध की भाषा समझते हैं। IRGC किसी भी नागरिक संस्था या विदेशी दबाव को मनाने के मूड में नहीं है। मिसाइल प्रोग्राम, मिसाइल यूनिट्स पर अब मिलिट्री काउंसिल का कब्जा है। IRGC परमाणु बम भी बनाएगा, यह भी जानकारी मिल रही है। इससे मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ सकता है, क्योंकि IRGC का मानना है कि परमाणु बम ईरान की सोवरेनिटी के लिए, संप्रभुता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ऐसे हमले होते रहेंगे। अगर ऐसी ही जंग जारी रही तो दुनिया के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। विदेश मंत्री अरागची ने ट्रंप को मैसेज क्लियर दिया है, 6 महीने तक लड़ाई लड़ने के लिए अभी हम तैयार हैं, और आगे गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप की हालत काटो तो खून नहीं जैसी है, करें तो करे क्या। IRGC के आने से अमेरिका की नाको चने चबाने की नौबत आ जाएगी। ट्रंप को ईरान ने क्या चेतावनी दी है IRGC ने, वो भी समझ लीजिए। आइए जल्दी से देखते हैं। ईरान, अमेरिका और इस्राएल के साथ हम लगातार युद्ध लड़ते रहेंगे। कल्पना से परे दुश्मन को मात देने की कसम खाइए। कल्पना से परे हमला होगा जिसको इमेजिन भी नहीं किया गया होगा। जंग के लिए मिसाइलों और ड्रोन्स और लॉजिस्टिक्स का स्टॉक पूरी तरीके से तैयार है। आखिर ईरान इतना आत्मविश्वास कहां से ला रहा है? कहते हैं ईरान के पास बहुत सारी रहस्यमयी मिसाइल सिटीज बनी हुई हैं, जो जमीन के नीचे सैकड़ों फीट अंदर है। ये वो दुनिया है जहां से ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को राख बनाने की ताकत रखता है। ट्रंप को पता है अगर एक भी गलती हुई तो ये मिसाइलें अमेरिकी अड्डों को मिट्टी में मिला सकती हैं, जिसमें से आधा काम कर दिया गया है। अब जरा आपको वीडियो दिखाते हैं ईरान के मिसाइल सिटी की। ये देखिए, ये अंडरग्राउंड टनल्स हैं जहां पर कई सारी मिसाइल्स रखी हुई है, और हाल ही में इस वीडियो को ईरान ने पोस्ट करके सोशल मीडिया पर साझा किया। और ऐसे एक दो नहीं, कहते हैं हजारों टनल्स पहाड़ के नीचे हैं। वहां तक किसी भी बंकर बस्टर बम का पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये कहां है, कितनी मिसाइलें हैं, कितने ड्रोन हैं, कितने विध्वंसक हथियार हैं, पब्लिक डोमेन में इसकी कोई जानकारी नहीं है। और कहते हैं ना तो इसकी जानकारी मोसाद को है और ना ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी को, CIA को है। लेकिन तेहरान के पास इतना बारूद है, IRGC के पास इतना बारूद है कि वो अकेले अमेरिका और 12 ताकतवर देशों के दांत खट्टे कर रहा है। और ये भी कह रहा है अगले 10 साल तक वो जंग लड़ने की तैयारी में है। आप लड़ते रहिए, हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो वजूद की लड़ाई है। जो खबरें हैं एंटिसिपेटेड, वो आप देख लीजिए। ईरान की मिसाइलें 2000 से 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, लेकिन ये तो पब्लिक डोमेन की जानकारी है। आप याद कीजिए, डियागो गार्सिया पर जो मिसाइल ईरान ने दागी, डियागो गार्सिया ईरान से 4000 किलोमीटर है। 3900 किलोमीटर पर ईरान के मिसाइल को ट्रेस करके मारा गया, इंटरसेप्ट करके। तो ईरान तो कह तो रहा है 2500 किलोमीटर तक की मिसाइल है, लेकिन कुछ जानकारी मानते हैं ईरान के पास ICBM भी है। पूरा मिडिल ईस्ट, दक्षिण पूर्वी यूरोप, इजराइल की ईरानी मिसाइलों के साथ में है। ईरान ने फतेह 1 और फतेह 2 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलें भी विकसित की हैं, जो पहाड़ों के नीचे बहुत गहरे टनल्स में मौजूद हैं। और ये टनल्स का शहर है। खोरम शहर और सेजल जैसी मिसाइलें भी हैं जो 2000 किलोमीटर की रेंज पर काम करती हैं। शाहिद जैसे आत्मघाती ड्रोन भी हैं जो स्वयं अटैक करते हैं। कुछ ड्रोन 4000 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं, यह भी कहा जा रहा है। यही कारण है कि जो ट्रंप कल तक आग उगल रहे थे, आज वो ईरान के राष्ट्रपति की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो क्या हार सामने देखकर डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए, या फिर अमेरिका में जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आपको याद होंगी? 90 लाख लोग सड़क पर थे। ये दो तरफा दबाव है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। वो अमेरिकियों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान होगा कि हम युद्ध जीत चुके हैं और हम वापस आ रहे हैं, अपने सैनिकों को वापस बुला रहे हैं, जिससे आग जो भड़की है, अमेरिका के अंदर भी जो आग भड़की है, कम से कम उसको कंट्रोल कर लिया जाए? चलिए अब ट्रंप किस तरीके से चापलूसी पर उतर आए वो भी आप देख लीजिए। ट्रंप ने ईरान की नई रिजीम की तारीफ की है। कहते हैं ईरान के राष्ट्रपति बुद्धिमान है, पूर्ववर्तियों की तुलना में बहुत कम कट्टरपंथी हैं। युद्ध विराम पर बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। ईरान ने अब ट्रंप की सबसे दुखती रग पर हाथ रख दिया है। वो पैसा ईरान ने साफ कर दिया है, खाड़ी में मौजूद तमाम अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका की इकोनॉमी पहले से हिली हुई है, $40 ट्रिलियन का तो कर्ज है,
और अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया गया तो आप समझ लीजिए फिर क्या स्थिति होने वाली है। आईआरजीसी ने कह दिया है कि अमेरिकी टेक कंपनियों के कर्मचारी उस ऑफिस से दूर रहें जहां पर अमेरिकी कंपनियों के ऑफिस हैं, क्योंकि ईरान का कहना है कि ये कंपनियां युद्ध में इन्वॉल्व हैं और वो अमेरिकी सैनिकों की मदद कर रहे हैं। कौन कौन सी कंपनियां आईआरजीसी के निशाने पर है ये भी आप देख लीजिए। कहते हैं आईआरजीसी के निशाने पर ये तमाम कंपनियां हैं: एप्पल, मेटा, इंटेल, डेल, मीडिया, बोइंग, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, ओरेकल, G42, जेपी मॉर्गन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, गूगल, एचपी, आईबीएम, पोलेंटियर, टेस्ला, स्पाई सॉल्यूशंस। ये वो कंपनियां हैं जिनके जंग में इन्वॉल्व होने की बात कर रहा है ईरान, और कह रहा है इसलिए इन कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा और इनके कर्मचारी मिडिल ईस्ट में अपने ऑफिस से दूर रहें। ये वार्न किया गया और आज ही रात अटैक करने की बात कही गई है। तो ईरान जहां जहां से तोड़ सकता है अमेरिका को या अमेरिका पर प्रेशर बना सकता है वो सारे काम कर रहा है। और अगर ईरान ने हमला कर दिया तो सिलिकॉन वैली को बहुत नुकसान हो सकता है। इनका जो निवेश है वो अरबों में है। अब जरा निवेश भी देख लेते हैं, जल्दी से लेकर आइए। एप्पल का जो निवेश है 1.6 बिलियन डॉलर का है मिडिल ईस्ट में। माइक्रोसॉफ्ट का 15 बिलियन डॉलर का निवेश है। गूगल का 10 बिलियन डॉलर का निवेश है। मेटा का 1 से 2 बिलियन डॉलर का निवेश है। टेस्ला का 1 बिलियन डॉलर का निवेश है। जनरल इलेक्ट्रिक का 20 बिलियन डॉलर का निवेश है। इन कंपनियों का प्रेशर भी होगा अमेरिका के ऊपर, समझ रहे हैं। और अब सवाल यह है कि कमान आईआरजीसी के हाथ में। आईआरजीसी को कूटनीति की भाषा समझ में नहीं आती, और आईआरजीसी की स्थापना खामेनेई ने की थी और खामेनेई को अमेरिका ने मार दिया। तो क्या आईआरजीसी सुनेगा या आईआरजीसी बातचीत के टेबल पर आएगा ट्रंप के साथ? 1979 से उनके पास अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है। उनको नहीं चाहिए आपके डॉलर्स या फिर आपके रिसोर्सेज। उनको आधा ऐसे ही मारा हुआ है, वो मारने के लिए बैठे हुए हैं। और इसलिए ईरान ने ऐसी बिसात बिछाई है कि ट्रंप इधर कुआं उधर खाई वाले स्थिति में फंस गए। बर्बादी तो तय है, शुरुआत भी हो चुकी है, और अमेरिका को वाकई ईरान ने औकात दिखा दी है। तो क्या ट्रंप की ये कूटनीति जिसमें वो बात कर रहे हैं कि भाई मैं सीजफायर के लिए तैयार हूं लेकिन होर्मुज खोलना होगा, क्या तेहरान होर्मुज खोल देगा? क्या आईआरजीसी बात मान लेगा? क्या आईआरजीसी के साथ डिप्लोमेसी हो सकती है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप जीत का ऐलान करने वाले हैं, कोट अनकोट सरेंडर? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, सीधे चलते हैं उनके पास। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और थोड़ी देर में हमारे साथ अमेरिका से लाइव होंगे डॉक्टर धीरज कौल, जो कि आर्थिक और भू राजनीतिक मामलों के भी जानकार हैं। मैं सबसे पहले आशीष जी आपसे ही शुरुआत करता हूं। सवाल सबसे बड़ा यही है, अब आईआरजीसी ने अपने अंडर सारी चीजें ले ली हैं ईरान में, और आईआरजीसी को बनाने वाले खामनेई थे। खामनेई को तो उन लोगों ने मार दिया, तो आईआरजीसी बगैर बदला लिए क्यों रुकेगा? और डोनाल्ड ट्रंप क्या सीजफायर का ऐलान करेंगे? विवेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा जब सवेरा होगा। 9 घंटे के बाद मेरे ख्याल वो एड्रेस करेंगे। इंडिया में उस समय सवेरा हो रहा होगा, अमेरिका के हिसाब से 9 बजे रात को वो एड्रेस करेंगे, और इस एड्रेस में पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं कि वो क्या बोलने वाले। एंटिसिपेट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ट्रंप घंटों में अपने सारे वर्ड्स बदल देते हैं। लेकिन की वर्ड यहां पे होगा विवेक, सीज फायर। तो आप ये मान के चलें कि अगले अच्छे खासे वक्त के लिए, कम से कम 2 से 4 हफ्ते तक, वो यहां से विड्रॉ नहीं करेंगे। सीज फायर वो इसलिए यूज कर रहे हैं कि वो उन्होंने, जैसा कि आपकी एनालिसिस भी कह रही है, कि आईआरजीसी ने एक इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में ला दिया है यूएस फोर्सेस इन द गल्फ को, कि अगर वो यहां से विड्रॉ कर जाएंगे तो उनके जो लेफ्ट ओवर पार्टीज होंगी, 6 कंट्रीज या सारे के सारे वेस्ट एशियन कंट्रीज जहां यूएस बेसेस हैं 12, उन सारी कंट्रीज को वो एक ऐसे वॉर जोन में छोड़कर नहीं जा सकते जो अभी तक ये जो इनकी फ्लीट्स यहाँ मूव इन की हुई हैं, पूरी दुनिया से लाकर रखा हुआ है, तो उनको इनका कवर है। जैसे ही यहाँ से विड्रॉल शुरू हो जाएगा तो मैं नहीं देखता कि अभी वॉर ओवर जैसी कोई घोषणा होगी। हाँ, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, मिलिट्री टर्म में सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज की हम अभी ईरान पे हमले करना एक तरफा एक घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि सीज फायर के लिए आईआरजीसी ने और आईआरजीसी के प्रेशर में वहां की गवर्नमेंट में ने दोनों फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और कुछ और लोगों ने भी
और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने भी बोला है, लेकिन ईरान ने इसको आज शाम को डिनाई किया है कि प्रेसिडेंट ने ऐसी कोई बात नहीं की है। हालांकि ट्रम्प साहब ने डायरेक्टली बोला था कि प्रेसिडेंट वांट्स अ सीज फायर डेस्परेटली, तो सीज फायर के लिए ईरान ने रिफ्यूज किया हुआ है। यूनिलैटरल डिसीजन एक ट्रम्प ले सकते हैं सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज का, क्योंकि हॉर्मुज पे वो 6 तारीख तक वेट करना चाहते हैं, जब तक बॉक्सर एंड एडिशनल फ्लीट्स वहां एकदम सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं आ जाएंगी, जहां पे उनको जो कुछ भी करना है हॉर्मुज में या कार्ज आइलैंड में या इवन तेहरान में, आई कीप दैट ऑप्शन ओपन कि सडन समथिंग इन तेहरान, तो उसके लिए उनको एक ब्रेक चाहिए होगा, वो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज फॉर सम डेज, इस नाम में कि ईरान वालों को सांस लेने की, उनको सोचने की। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने विवेक अभी पिछले 24 घंटे के अपने 2 प्रिंट्स में ये निकाला है कि हमारी एनालिसिस कह सकती है कि आईआरजीसी अभी भी पोटेंट है, केपेबल है और 6 महीने तक लड़ सकता है, डेफिनेटली लड़ सकता है। लेकिन अगर लड़ने का जो प्रेजेंट फॉर्मेट है, हाँ, कि जितनी जितनी हानि ईरान को हो रही है, आईआरजीसी को हो रही है, और कितनी हानि इन टर्म्स ऑफ मनी, एसेट्स, इंफ्रा जो इन देशों को हो रही है, आईडीएफ या वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, यूएस अलाइज या यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये बहुत ही ज्यादा एसिमेट्रिक है। सर मल्टीपल प्रेशर पॉइंट्स बने हुए हैं। मुझे जहां जी। तक आप 90 लाख अमेरिकी सड़क पर हैं, वो भी एक इमेंस प्रेशर है। मैक्सिमम प्रेशर तो अभी तक ट्रम्प खेलते थे, लेकिन अब वो अंडर मैक्सिमम प्रेशर हैं। 90 लाख लोग अमेरिकी सड़क पर मौजूद हैं। दुनिया भर के बिजनेसमैन की तरफ से प्रेशर है, ऑयल मार्केट का प्रेशर है, होर्मुज का प्रेशर है, मांडेब स्ट्रेट का प्रेशर है, ईरान का प्रेशर है, उनके सैनिकों का प्रेशर है, सैनिक जो मारे जा रहे हैं उनके घर वालों का प्रेशर है, बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनियां जिनके ऊपर आज तेहरान ने कहा है कि आज से हमले शुरू करेंगे, कर्मचारी उन कंपनियों से दूर रहें, वो अलग प्रेशर है, सिलिकॉन वैली का प्रेशर है। विवेक, ये प्रेशर और ये जो धमकी जो आईआरजीसी देती है, हम लोग अब पिछले 33 दिनों से देख रहे हैं, उन धमकियों का अगले दिन जो समर्पण होता है, क्योंकि वो कुछ भी उस तरह का, तो दे आर जस्ट टॉकिंग, दिस इज जस्ट अनदर डे ऑफ टॉकिंग, क्योंकि 400 लोगों को मार दिया और उनके लिंकन शिप को अटैक करके धाराशाही कर दिया, और इस तरह की चीजें हम कई बार सुन चुके हैं, और ये होता है मिलिट्रीज में, ऐसा करते हैं। लेकिन अभी ये जो मैं आपको बता रहा था, डब्ल्यूएसजे और न्यूयॉर्क टाइम्स की जो पिछले 24 घंटे की एनालिसिस है कि हाँ। आईआरजीसी एंड द गवर्नमेंट ऑफ ईरान, ये लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। ये बात बिल्कुल सही है। और एट द सेम टाइम दे आर अनेबल टू कम टुगेदर ऑन एनी प्लेटफॉर्म, इन दोनों में। और ये जो छन छन के न्यूज आ रहा है ना विवेक, दिस इज पेंटेड, ये फैक्ट है कि आईआरजीसी की जो लेफ्ट ओवर टॉप लीडरशिप है, आई डोंट बिलीव इन मोज़ैक डॉक्ट्रिन, दैट इज नथिंग, दैट मेक्स यू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ आतंकवादी एलिमेंट्स, टेररिस्ट ग्रुप्स की, जिसका जहां मन आए हमला करो। मोज़ैक फॉर्मेशन है, पिरामिड गिर गया है, टॉप लीडरशिप मर गई है, सेकंड को भी मार दिया, अभी नेवल चीफ को मार दिया, बसित कमांडर इज नो मोर, और दूसरा जो टेक ओवर करने वाले नहीं है, तो हम मोज़ैक डॉक्ट्रिन पे काम करेंगे, एवरीबॉडी इज फ्री टू टेक ऑन हिज ओन एरिया एंड हिट वेयरएवर यू वांट। तो स्ट्रेटजी क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर प्लान, व्हाई आर यू फाइटिंग, व्हाट आर द टारगेट्स, कैसे वो टारगेट डिसाइड कर रहे हो कि सिविलियन टारगेट्स या पेट्रोकेमिकल्स को मारेंगे, या ये इजराइल में तेल अवीव के सेंट्रल पोर्शंस पे भी हमले कर सकते हैं, या यूएस एसेट्स सऊदी अरेबिया में। तो देयर इज नो कमांड एंड सर लेकिन कंट्रोल। फिर वही सवाल आशीष सर, फिर वही सवाल आता है ना, जब इतना हिट कर ही दिया है तो फिर होर्मुज स्ट्रेट बंद क्यों है? धीरज कौल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बंद नहीं है विवेक, ओके। हाँ, मैं वापस लौट रहा हूं आपके। धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी चली गई क्या आपके यहाँ की? कौल साहब, नहीं ऐसा तो नहीं कहीं आपके इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पर ईरान ने अटैक कर दिया हो? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, 90 लाख लोग सड़क पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तेहरान में रिजीम कंप्लीटली आईआरजीसी के कंट्रोल में चली गई है। ईरान की आईआरजीसी ने कहा है अमेरिकी कंपनियों को हिट करना आज रात से शुरू करेंगे। व्हाट इज गोइंग ऑन? अमेरिका में क्या चल रहा है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं एक्चुअली अभी यहाँ पे हमारे 9 बजने वाले हैं, मैं 4 बजे से रिपोर्ट कंपाइल कर रहा हूँ फॉर अ हेज फंड इन बायोटेक। तो अभी एक दिशा में लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, जिसे फार्मा बोलते हैं, जेनेरिक फार्मा, उसके ऊपर बहुत बड़ी गिरने वाली है बिजली बहुत जल्दी। सो इट्स अ ट्रबल साइन फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक और पेट्रो, उसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी जाते हैं, तो बहुत बड़ा इशू है। बट एनीवे, आपके सवाल पे आते हुए मैं ये बताना चाहूँगा, पहली बात तो ये वॉर बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। मैंने आपके शो पे आई थिंक मे बी अ मंथ और 2 अगो, जब ये टेंशन चल रही है, तब भी मैंने बताया जब वॉर शुरू होगी
1 to 2 क्वार्टर से ज्यादा नहीं खींच सकते। द रीजन इज फाइनेंशियल फोर्सेस से बढ़कर कुछ नहीं होता। किसी भी पर्सन की ईगो, कंट्री, प्रेसिडेंसी, नन ऑफ दोज मैटर्स। मैटर ऑफ फैक्ट, अभी अगर आप हमारे रिजर्व्स देखिए, 400 मिलियन बैरल हमारे जो रिजर्व्स थे वो खोल दिए ट्रंप ने। अगले 2 हफ्ते के बाद हमें इफेक्ट दिखना शुरू होगा जब प्राइजेस रियली बढ़ेंगी। अभी तो $1.5 बढ़ी हैं, तकरीबन 20%। मैं कैलिफोर्निया में जहाँ बैठा हूँ, $4 कुछ का एक गैलन था, अभी $6 का है। पर कंट्री वाइज अगर आप देखें तो $4 प्रति बैरल पहुंच चुका है, और डीजल 5.45 प्रति गैलन पहुंच चुका है। तो 20 से 25% बढ़ोतरी हो चुकी है हमारी एनर्जी में भी, जबकि हम एक नेट एक्सपोर्टर हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ओवरऑल ये एक वॉर कॉस्ट कर रही है, अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर आप कैलकुलेट करें तो $15 से $20 बिलियन प्रति दिन। सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव वॉर। इसके अलावा जो अभी आपने बात बोली, ये बात बिल्कुल सही है। मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं अमेरिका के अंदर, और अभी संडे को एक और आह्वान है, शायद उसमें पहले प्रोटेस्ट से भी कहीं ज्यादा लोग कंपाइल होके आएंगे। फिलहाल जो मैसेजेस ट्रंप व्हाइट हाउस से आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली इस वीकेंड पे शायद बमबारी और बढ़ेगी। आज रात को 9 बजे हमारा एड्रेस टू द नेशन है, और मुझे जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये इंटेंसिफाई होगी, सॉफ्टनिंग होगी, ताकि निगोशिएशन टेबल पे ईरान आ जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टॉक मार्केट 15 से 20% ड्रॉप हो चुकी है, और अगर अगले 3 से 4 हफ्ते तक लड़ाई खिंच गई तो कहीं ना कहीं हम स्टैगफ्लेशन की दिशा में जा रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक चीज होगी वर्ल्ड रिसेशन के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।